जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में समझते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। एनसीईआरटी बेस पर हम चलेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्लास 10th का है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे रियल नंबर्स। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करते हैं। चैप्टर का हमारे नाम है वास्तविक संख्याएं। तो हम देखते हैं कि संख्याएं आखिर होती क्या हैं। तो देखिए संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या क्या होती है। तो देखिए ये क्या है, ये अंक है। वैसे 6 हैं ये, और ये है क्या, अंक। क्या है, अंक। 5 ये भी अंक है। क्या है, अंक। लेकिन ये क्या है, संख्या है। ये संख्या है, ये भी एक संख्या है। तो हम एक परिभाषा के रूप में अगर कुछ बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक अंकों के समूह को, ये अंक हैं, ये दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो हम आ ये तो समझ गए कि संख्या क्या होती है। तो अब हम देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पूरी दुनिया में संख्याएं कुल दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं वो हमारे क्लास 10th में पहला ही चैप्टर है और हमारे कोर्स में है। तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन काल्पनिक संख्याएं, हमने आपके दिमाग में ये फिगर बिठा दिया है कि यानी कि पूरी दुनिया में संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दो ही प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो जब हमने काल्पनिक संख्याओं की बात छेड़ी है यहाँ पर, तो थोड़ा आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। देखिए काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व नहीं होता है, एक तरह से इन्हें अवास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। जैसे, अब कैसे अस्तित्व नहीं होता है, जैसे देखिए ये 4 हैं। 4 का हम कहें वर्गमूल हम निकाल लेंगे आराम से। 4 का कितना निकलेगा, वर्गमूल 2 आएगा। लेकिन इसी 4 का -4 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम ये काल्पनिक यानी कि मान लेते हैं, काल्पनिक कल्पना कर लेते हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। तो आप एक मोटी भाषा में कहें तो आप ये समझ लीजिए कि अंडर रूट के अंदर जो माइनस में संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं। बाकी जितनी संख्याएं बची वो सब क्या कहेंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो वास्तविक संख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। तो अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार। तो देखिए वास्तविक संख्याओं के अब हम प्रकार देख लेते हैं। वास्तविक संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें देखिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, हम इनके बारे में डिटेल से अब बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही। पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार की संख्याएं पढ़ लेंगे तो हमारा ये पहला चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और बिल्कुल बेसिक से थ्योरी लेकर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, और इसी वीडियो में आपको न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 1 पूरी करा देंगे। तो पहले हम थ्योरी समझते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, देखिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज़ को गिनने में हम जो गिनते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं गिनने के लिए, तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कैसे, अब आप ही बताइए यार कि प्राकृतिक संख्याएं, कोई चीज़ गिनते हैं हम तो जीरो से थोड़ी गिनते, 1 2 स्टार्ट 1 से ही करते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करते चले जाते हैं, जितना मन है जितना करते चले जाते हैं। 2 से करते हैं क्या शुरुआत, नहीं ना, 1 से ही करते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। तो ये क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, ये सब सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है, अनंत तक ये प्राकृतिक संख्याएं। तो आप ये प्राकृतिक संख्याएं समझ गए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आपके एग्जाम में इसकी परिभाषा नहीं आएगी कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, परिभाषा लिखिए, ऐसा कुछ नहीं आएगा। फिर भी हम आपके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब हम समझते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्याएं आप समझ गए। बस प्राकृतिक संख्याओं से पहले आप जीरो लगा दीजिए, यानी कि जीरो से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4। तो ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। अब हम समझते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं कुछ नहीं होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। बस ये 1 2 3 4 0, लेकिन इसमें इधर माइनस में चलती हैं। किसमें, माइनस प्लस दोनों तरफ चलती हैं। इधर जीरो के इधर माइनस, -2 -3,
इस तरह से 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये क्या हो गई पूर्णांक संख्याएं। तो अब हम समझते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परमेय संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए p/q के रूप में मतलब इसका ये हुआ कि जैसे ये संख्या लिखी है 2/3, तो p की जगह कितनी है 2 और q की जगह 3। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि नीचे q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये परमेय संख्या है। और अगर ऐसा इससे कंडीशन इसमें से कोई एक भी नहीं होगी तो वो होंगी अपरमेय संख्याएं। जैसे कोई पूछे आपसे 0 परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है, तो 0 ये परमेय संख्या है। आप कहेंगे कैसे? तो हमने आपसे कहा था p/q के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में? p/q के रूप में होना चाहिए। अब हम देखते हैं अपरमेय संख्याएं। तो देखिए अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? अभी हमने देखा था परमेय संख्याएं p/q के रूप में लिख जाएं वो परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अपरमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो अपरमेय संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं वो अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए जैसे अपरमेय संख्या, जैसे रूट में जितनी भी संख्याएं आपको मिल जाए जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकले तो वो अपरमेय संख्या होती हैं। जैसे √3। अब हम आपसे पूछते हैं √4, तो √4 इसका तो वर्गमूल पूरा निकल आएगा, कितना आएगा 2। तो ये एक परमेय संख्या है। अब आप कहेंगे p/q के रूप में तो है नहीं, बटे में तो है नहीं, इसके कुछ परमेय संख्या कैसे है? तो हम p/q एक तो मान सकते हैं ना, ये तो नहीं होता है तो ये मान सकते हैं, ये तो होता ही है वैसे सब किसी के नीचे होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं। तो ये क्या हुआ p/q के रूप में परमेय संख्या हो गई। तो अब हम समझते हैं, अब हम आपको 4 प्रश्न पूछते हैं आपसे, परमेय और अपरमेय संख्याएं बताइए उनमें। देखिए तो आप अब इनमें बताइए ये 5/4 क्या परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है? तो आपका जवाब सही होगा क्योंकि p/q के रूप में है तो इसका 5/4 है, तो ये क्या हो गई परमेय संख्या। क्या हो गई? परमेय संख्या। तो हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख देते हैं p। क्या लिख देते हैं? p परमेय संख्या हो गई। तो ठीक ऐसे ही अब आप बताइए ये दूसरा, ये है पाई। तो पाई क्या है? परमेय संख्या। तो ये पाई होती है अपरमेय संख्या। क्या होती है? अपरमेय संख्या। तो ये क्या हो गई? अपरमेय संख्या। तो हम यहाँ लिख देते हैं a। क्या लिख देते हैं? a लिख देते हैं। ठीक, अपरमेय संख्या। ऐसे ही अब हम देखते हैं ये पाई क्या होती है? अपरमेय संख्या। तो हमने लिख दिया a, लेकिन इस पाई का मान ये p/q के रूप में है तो ये होती है परमेय संख्या। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं? p। तो ये हो गई परमेय संख्या। ऐसे ही देखिए ये √7 इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो हमने बताया था पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या। तो हम यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में a। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं कि कौन सी अपरमेय संख्या है और कौन सी परमेय संख्या है। तो अब चलिए अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय जानने से पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। तो देखिए आप लोगों ने अभी तक भागे तो जानते होंगे भाग करना, तो हम आपको यहाँ पर फिर भी बेसिक के लिए थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। जैसे हम 5 में भाग दें, 5 से हम भाग दें 10 में, 12 में, 12 कर लेते हैं। ठीक, तो 5 से हम 12 में भाग दे रहे हैं तो 5, तो ये जब 5 से दे रहे हैं तो ये 5 क्या कहलाता है? ये कहलाता है भाजक। क्या? भाजक। जिससे भाग देते हैं ये क्या कहलाता है? भाजक। और जिसमें देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और जो शेषफल बचता है, यानी कि जो यहाँ पर शेषफल बचेगा वो तो है ही शेषफल, तो इसे शेषफल ही कहते हैं। और जो यहाँ पर आता है भाग देने पर इसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। अब हम भाग देते हैं यहाँ पर, तो 5 दूनी 10, तो हमारा यहाँ पर शेषफल कितना बचा है? 2। तो हम आपसे यहाँ पर पूछें कि भागफल कितना है, तो भागफल भी 2 है। कितना? 2। और शेषफल भी 2। भाजक कौन सा है? तो 5 और भाज्य 12। तो अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कुछ नहीं कहा गया है, केवल इसमें ये बताया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा कि यदि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं उनमें एक संख्या बड़ी है। जैसे मान लेते हैं हम कोई 2 संख्याएं हैं, एक है a और एक है b, तो इन 2 संख्याओं में एक संख्या तो बड़ी होगी, ये निश्चित है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि 2 संख्याएं उनमें एक संख्या यदि बड़ी है तो हम मान लेते हैं a
बड़ी है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि इसे तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर प्लस आर, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। और बस यही कहलाती है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ पर Q क्या है, A क्या है, R क्या है, B क्या है, सब बताते हैं हम। तो रुकिए देखिए, देखिए ये A क्या है, तो A अभी हम आपको बता रहे थे सिंपल भाषा में कि ये क्या है, भाज्य। क्या है, भाज्य। बड़ी संख्या अभी बताया था यहाँ पर, लेकिन भाज्य है, ये क्या है, भाज्य। ठीक। और जो B है, ये B क्या है, B है भागफल। क्या है, भागफल। और जो ये Q है, सॉरी ये Q है, ये Q है भागफल। क्या है, Q भागफल। लेकिन ये V है, V है छोटी वाली संख्या, जो ये है छोटी संख्या, और ये बड़ी संख्या है, या भाज्य भी कह सकते हैं इसे। तो ये जो B है, ये है छोटी संख्या यानी कि V, और जो Q है ये है भागफल, और जो R है ये है शेषफल। क्या है, शेषफल। तो अब हम समझते हैं सिंपल भाषा में। अभी हमने आपको बताया था कि भाज्य, भागफल, शेषफल क्या होता है। तो अगर हम इस पदों में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये A भाज्य है तो हम भाज्य लिख देते हैं। यहाँ B क्या है, छोटी संख्या, तो चलो इसे छोटी संख्या ही रहने देते हैं, B को भी। इनटू क्या है, Q क्या है, भागफल, तो भागफल लिख देते हैं यहाँ पर। प्लस ये R क्या है, शेषफल, तो हाँ लिख देते हैं शेषफल। बस यही है विभाजन, यूक्लिड विभाजन। अभी हम लोग मान रहे थे दो संख्याएं ली थी अभी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय काम है A और B, जिसमें A बड़ी थी और B छोटी थी। लेकिन अब यहाँ पर हम A और B संख्या नहीं लेंगे, लेकिन अब हम तुरंत वास्तविक संख्याएं ही ले लेते हैं। जैसे हम दो संख्याएं ले रहे हैं, एक ले लेते हैं, चलो 27 और 4, ये दो संख्याएं आपको पता है कौन सी बड़ी है, तो 27 बड़ी है, तो 27 की तरफ ये कर दिया। ठीक। तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये काम करते हैं। और एक बात और याद रखना है आप लोगों के लिए, यहाँ पर दो कंडीशन है। जो 0 है यानी कि R का मान है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में, वो 0 या 0 से बड़ा भी हो सकता है। और जो R है वो हमेशा B यानी कि भाजक, इससे भाजक से छोटी ही होगी। R का मान हमेशा भाजक से छोटा ही होगा, ये बोला मैंने। ठीक। तो अब देखिए हम इसमें करते हैं। तो भाजक बड़ी संख्या कौन सी है, ये, तो यहाँ पर क्या होगी, भाज्य की जगह क्या होगा, A। और A का मान कितना है, यहाँ पर A की जगह हमने दो संख्याएं ली थी वहाँ पर A और B, तो हमने A के स्थान पर यहाँ क्या ले लिए, 27, तो यहाँ लिख देते हैं हम 27 बराबर बराबर B का मान कितना है, 4 लिख दिया। Q, तो Q का हम मान निकालेंगे। Q क्या होता था, भागफल, तो Q का मान हम यहाँ पर भाग दे के निकालते हैं। तो Q का मान आ गया है 6, कितना आ गया, ये होता है Q का मान। यहाँ वाला कितना, ये क्या होता है, Q का मान। और जो नीचे आता है यहाँ पर ये क्या होता है, R। ठीक। तो अब देखिए Q का मान लगा दिया, कितना है 6, प्लस है, प्लस लगा दिया। R का मान यहाँ कितना है 3, तो 3 लगा दिया। ये हो गया प्रथम। लेकिन यहाँ पर R का मान 0 नहीं आया। यहाँ पर क्या कह रहा था ये, कि 0 या 0 से बड़ी हो सकता है, R का मान बड़ा हो सकता है। तो 0 देख लेते हैं, 3 से तो अभी 0 से बहुत ज़्यादा है ना 3, तो और एक बार करके देख लेते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं प्रथम चरण, प्रथम चरण। और चूंकि अब दोबारा करेंगे तो अब हम इसे कहेंगे द्वितीय चरण। क्या कहेंगे, द्वितीय चरण। देखिए अब हम जो संख्या अभी क्या थी, 4 से भाग किस में दिया, 27 में। लेकिन अब हम 3 से देंगे किस में, 4 में। तो 4 में देंगे तो 4 बड़ी है, 4 यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। ठीक, 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, किससे देंगे, 3 से। तो B का मान कितना है, 3 आ गया, गुणा 3 से अगर 4 में देंगे तो भागफल यानी कि Q, तो 3 से 4 में दे रहे हैं तो कितना आएगा, भागफल
यानी कि क्यू का मान 1 लिख दिया। आर का मान कितना आ गया, 1 आ गया, 1 लिख दिया। अब देखिए, अब 1 आगे 1 से छोटा अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि 0 आया नहीं, आता तो आ जाता। तो देखिए अब हम देखते हैं 4, ये 3 एकन प्लस 1 हो गया 4, और ये 3 प्लस कितना हो गया 4। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं। हमारी पहली प्रश्नावली है 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आप अपनी किताब ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, उसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहला है, इसका पहले का पहला है 135 और 225। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये दो दी हैं संख्याएं 135 और 225। इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इसमें 135 छोटी है और 225 बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ 135 छोटी है किससे, 225 से। ठीक, हमने ये लिख दिया। तो अब हमें देखना है, हम यहाँ पर क्या, पहले हमने वो की थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसमें हमने दो संख्याएं ली थी, एक थी ए, एक थी बी। ऐसा ही था ना। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है 135, बी की जगह 225। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 225। तो हम बड़ी संख्या को लिखते थे हम इधर सबसे पहले ए की जगह पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 225 बड़ी संख्या है इसलिए हमने 225 लिख दिया। अब बराबर लगाते हैं। ठीक, अब हमें 135 से भाग देना है, इसमें 135 से भाग देना है 225 में। तो हम यहाँ पर 135 में भाग दे लेते हैं। आप अलग देना चाहें तो दे सकते हैं अलग। तो देखिए अब हम देखते हैं 135 में भाग लगाते हैं, तो भाग देना आपको आना चाहिए। तो 135 इसमें एक ही बार जाएगा, कितना, एक बार, कितना बचेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे अब, ये आ गया क्यू, ये वाला यहाँ पर लिखते हैं, प्लस शेषफल कितना बचा 90। तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से लिख सकते हैं, चरण फर्स्ट। ठीक, अब चरण द्वितीय देखते हैं। चरण सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर 135 इधर आ जाएंगे, ये वाली संख्या इधर आ जाएगी। ये जब तक होता रहेगा जब तक जीरो, यहाँ पर शेषफल जीरो नहीं आ जाए। तो 135 में भाग देंगे 90 से। तो यहाँ पर दे रहे हैं हम, किस में देना है 135 में। तो देखिए एक ही बार जाएगा, कितना बचेगा। ठीक, किससे दी हमने भाग, किससे दी 90 से। ये वाला 90 इधर आ गया, यहाँ भागफल कितना बचा 1, यानी कि एक क्या है क्यू का मान। ठीक, अभी हमने जो यूक्लिड विभाजन पर मैं देखी थी उसमें यही तो किया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान ये लिख दिया हमने यहाँ पर, बी का मान बी जे वाला होता था, छोटी वाली संख्या जिससे भाग देते थे, और क्यू का मान ये, और आर का मान ये। तो आर का मान यहाँ पर कितना आया 45। ये 90 इधर आ जाएंगे, 90 में भाग देंगे किससे 45 से। तो यहाँ पर 45 से भाग देते हैं 90 में, 45 दूना कितना बचा शेषफल 0। तो यहाँ कितने भागफल गया, क्यू का मान कितना है 2, शेषफल कितना आ गया 0। तो हमें लास्ट वाली संख्या देखनी होती है, हमने कितने से भाग दी थी तब शेषफल 0 आया, किससे दी थी 45 से दी थी ना, तभी तो 0 आया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेषफल, चूंकि शेषफल 0 बा भाजक 45 है, अतः HCF किसका हमने निकाला था 135 और 225 का।
बराबर कितना आ गया, हमने कितने से भाग दी थी सबसे बाद में, जब जीरो आई संख्या तो 45 से देखी थी। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 45। ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखिए इसमें यहाँ पर दूसरा सवाल है इसका 196 और 38,220। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो उस पर हमें चिन्ह लगाना है। जिधर जो संख्या बड़ी होती है उधर मुंह खुला छोड़ देते हैं। देखिए 196 छोटी है तो इसकी तरफ मुंह बंद कर दिया, बड़ी की तरफ मुंह खोल दिया। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बड़ी संख्या को इधर लेके लिखते हैं। बड़ी संख्या यही है, ये छोटी वाली आती है उसके बाद। अब हमें भाग देना है 196 से 38,220 में, तो हम यहाँ पर दे लेते हैं। ठीक, यहाँ 196 से देखिए कितने बार जाएंगे, 196 है ये, तो लग एक बार जाएगा। आइडिया लग गया आपको, ये भाग देना आना चाहिए। कितना बचा, ठीक, 2 और डालिए। अब देखिए 6 बार चला जाएगा, लगभग चला जाएगा। 6 बार 6, 36, 6 नम 54 और 3 57, 6 घन 6 और 5, 6 और 5 कितना हो गया, 11। घटाएंगे कितना बचा, 12 में से 6 गया 6, 15 में से 7 गए 9, यहाँ कुछ नहीं बचा। कितना बचा यहाँ, 96। कितना, 96। ये उतार लिए तो अब 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 165। शेषफल कितना बचा, 0। तो हमने कितनी संख्या से भाग दी थी तब शेषफल 0 बचा, 196 से दी थी, किससे, 196 से। तो आंसर हमारा कितना होगा, 196। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि शेषफल 0 का भाजक 196, अतः HCF बराबर आंसर कितना आएगा, 196। ठीक, अब देखते हैं तीसरा सवाल। ये पहले का तीसरा सवाल है अब ये। तो इसमें हमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें तो 867 बड़ी संख्या है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है हल। यहाँ पर 867, बड़ी की तरफ मोखला है 255। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या लिखते हैं बराबर छोटी संख्या 255। भाग देंगे अब 255 से 867 में, तो यहाँ पर हम दे लेते हैं भाग। तो लगभग 3 बार चला जाएगा। कितना बार, 3 बार दिए, 3 पंजे 15। घटाएंगे अब कितना बचा, 2, और 6 में से 6 गया 0, 102। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना आया, ये वाला यहाँ लिखेंगे प्लस शेषफल कितना बचा। तो अब 255 में देंगे भाग, इसमें यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ आएगा गुणा 102 से 255 में। तो देखिए 102 से 255 में तो दिए, तो 2 बार चला जाएगा। कितना बचा, कितना हो जाएगा ये, 204। कितना बचा, यहाँ कितना बचा, 0। तो 102 कितना आया, ये वाला यहाँ लिख दिया। बचा कितना, 51, शेषफल 51। तो अब 102 में देंगे 102, 51 ये यहाँ जाएगा, भाग देंगे 151 से 102 में। तो 51 से 102 में कितना बार जाएगा, 2 बार। तो 2 यहाँ लिख देंगे प्लस कितना बचेगा यहाँ शेषफल, 0। तो यहाँ 0 आ गया। तो देखिए अब हमें अंतिम संख्या देखनी है, 0 कब आया। तो अंतिम संख्या ये थी, हमने इसी से भाग दी सबसे बाद में, तभी तो 0 आया यहाँ। तो यही आंसर होगा कितना, 51। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कैसे, चूँकि
शेषफल 0 भाजक 51 है। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा? 51। यही आंसर। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखिए अब ये दूसरा सवाल है, इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6+6 क्यू+1 या 6 क्यू+3 या 6 क्यू+5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर एक लॉजिक लगाना है, आपको ये समझना है कि 6 क्यू+1 6 क्यू+3 6 क्यू+5 के रूप का होता है। ये इसमें पूछ रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अभी हमने आपको बताई थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय उसका क्या रूप होता था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती थी? यूक्लिड विभाजन यही तो थी, देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर बी ए क्या होती थी? बड़ी संख्या, और बी क्या होती थी? बड़ी संख्या, यानी कि ये भाज्य होती थी, ये होती थी भाजक, और ये भागफल, ये शेषफल। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में अभी क्या कह रहा था? क्वेश्चन में ये था कि 6 क्यू+1 या 6 क्यू+3 या 6 क्यू+5 ये दर्शाइए कि विषम संख्या है, यानी कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये समझा रहा था। तो देखिए आप ध्यान से देखिए इसमें और इसमें क्या है। देखिए ये और ये पूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर b का मान क्या है? 6। इसमें भी b का मान क्या है? 6 और q की जगह q है, ठीक। और r की जगह +r है, तो r में यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, केवल a नहीं दिया है, यानी कि। तो हम यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना a नहीं दिया है इसमें, तो हम मान लेते हैं माना a एक विषम पूर्णांक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक, यहाँ से माना a एक विषम पूर्णांक है, जो यानी कि विषम पूर्णांक है a, यानी कि a इधर वाला ही तो है ये a, तो इधर कौन सी संख्या होती थी? बड़ी वाली। जब ये बड़ी होगी यानी कि जो a जे वाली छोटी होगी, b वाली होती थी ना छोटी, तो जो b से बड़ा है, और b का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है? b का मान यहाँ कितना है? 6। तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं, जो 6 से बड़ा है, ठीक। क्यू की जगह क्यू है ही इसमें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो अब हम देखते हैं इसमें b बराबर, अर्थात हम यहाँ लिख देते हैं एक ही बार में, अर्थात b बराबर 6, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम b से a में भाग देते थे, यानी कि इस वाली संख्या से इसमें देते थे, दी थी ना दी थी, इससे पहले वाले सवाल में दिया करते थे। तो जो संख्या ये है छोटी वाली, इससे इसमें भाग देंगे, यानी कि हम यहाँ पर ले लेते हैं दो संख्याएं, एक है 5 और एक है 2, ठीक। तो इस 2 वाली, ये क्या b और ये क्या a, अगर हम 2 से भाग देंगे 5 में, तो जो शेषफल आएगा वो 2 से कम ही तो आएगा। शेषफल आएगा वो 2 से कम ही आएगा। और यहाँ पर देखिए b का मान कितना है? 6, और 6 से भाग किस में देंगे? a में। तो जो शेषफल आएगा वो 6 से कम ही तो आएगा, 6 से कम। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः शेषफल छः से कम होगा। कोई चीज़ यहाँ रटना नहीं है, ठीक। अतः ये लिख दिया, तो 6 से कम होगा। 6 से कम क्या क्या हो सकता है?
जीरो भी हो सकता है, जीरो से छोटा कोई और हो नहीं सकता, जीरो से बड़ा एक हो सकता है, दो हो सकता है शेषफल, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है, छः से कम पाँच हो सकता है। ठीक, छः से कम इतना ही हो सकता है, किसका मान, शेषफल कम होगा। शेषफल क्या होता था, आर। ठीक, तो हम अब एक एक करके मान लगाते हैं इसी में। ठीक, ए का मान तो एक है ही, ए है, बी का मान 6 है ही, और जो यहाँ पर आर दिया है, आर का मान हम जीरो लगाएंगे, जी 5 बार लगाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर बराबर प्रथम चरण में क्या, प्रथम चरण में हम देखते हैं आर बराबर प्रथम चरण। ठीक, आर बराबर जीरो रखने पर, ठीक, तो हम कुछ नहीं करना है, ए ऐसे उतार लेना है, प्लस बी, बी का मान सिर्फ में कितना दिया है, 6 के 6 तीनों में, तो 6 लिख दिया। क्यू, क्यू की जगह क्यू लिखना है, क्यू का मान नहीं दिया है, प्लस आर का मान हम कितना रखेंगे, हमने यहाँ लिख दिया आर बराबर जीरो रखने पर, तो जीरो रख दिया। ठीक, तो ये 6 प्लस यानी कि कितना आया, ये 6 क्यू। अब आप बताइए, अगर 6 का मान, 6 तो 6 है ही, अगर क्यू का मान एक हो, मान लेते हैं हम एक है, तो 6 और एक की गुणा होगी, कितना हो जाएगा, 6 एकन 6। इधर देखिए, अगर क्यू का मान एक हो गया तो ये हो जाएगा 6 एकन 6। ठीक, अगर दो हो गया क्यू का मान तो कितना होगा, 12। तीन हो जाएगा क्यू का मान तो कितना होगा, 3 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 18। यानी कि आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये कितना भी क्यू का मान हो जाए, जो मान आएगा वो कितना आएगा, सम आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सम, ए बराबर सम। लेकिन हमसे पूछ रहा था क्या, विषम के बारे में, तो ये हम इसका नाम रख देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब हम ऐसे ही आर बराबर रखते हैं द्वितीय चरण, आर बराबर द्वितीय चरण। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं द्वितीय चरण। ठीक, द्वितीय चरण में क्या करेंगे, आर बराबर हम रख देंगे 1। अभी जीरो रखा था, आर बराबर 1 रखने पर। ठीक, तो क्या करना है, ए 6 क्यू प्लस आर का मान कितना रख देंगे, आर का मान यहाँ 1, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 ही आएगा। अब देखते हैं क्यू का मान, अभी हमने एक रखा था तो यहाँ पर हम क्यू का मान एक रखेंगे, 6 क्यू। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रख के, 6 क्यू की जगह कितना मान रखेंगे, इसकी जगह एक, तो एक रख दिया, प्लस 1 रख दिया। अब इधर कितना आएगा, 6 एकन 6 और एक 13, वो 7, कितना हो जाएगा 7, 6 एकन 6 और एक 7। अब हम यहाँ पर क्यू का मान 2 रख के देख लेते हैं, कुछ रटना नहीं है यहाँ पर। ठीक, क्यू का मान 2 प्लस 1 है, प्लस 1 रख दिया, तो 6 दूनी 12 और एक 13, 13 हो गया। यानी कि 7 13 और ऐसे ही अगर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। देखो करके देख लो, 6 3 18 और एक 19, यानी कि यहाँ पर विषम आएगा, क्या आएगा, विषम। तो ये विषम हमें लिख देते हैं यहाँ पर, ए बराबर विषम, समीकरण 2। ठीक, याद रखना समीकरण 1 कौन सी आई थी, सम वाली, कौन सी आई थी, ये सम वाली, और समीकरण 2 कौन सी आ गई है, विषम वाली। ठीक, अब चलिए, अब ए बराबर रखेंगे, अभी 2 रख दिया, अब 3 रखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमने देख लिया। ठीक, अब हम आर बराबर यहाँ 3 रखते हैं, तो देखिए ए का मान कितना है, ए ही था, बी का मान 6 प्लस क्यू, आर का मान 3। ठीक, तो अब हम यहाँ पर फिर देखते हैं, क्यू का मान 1 रखेंगे तो 6 एकन 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा 9, और अगर 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और 3 15, यानी कि विषम ही आएगी यहाँ पर, कितना आएगा, विषम ही आएगा। तो हम इस समीकरण का नाम रख देते हैं समीकरण नंबर, उधर कितनी आ गई थी वो दूसरी, ये आ गई तीसरी। ठीक, ऐसे ही हम
ये विषम आई ना, विषम, ठीक, लिख देती है। अब हम यहाँ रखते हैं चतुर्थ चरण। ठीक, चतुर्थ चरण में क्या होगा, यहाँ r बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर, तो यहाँ पर हम रखेंगे a बराबर 6q प्लस 4। ठीक, तो अब देखिए यहाँ मान रख के देखते हैं। अगर q का मान 1 रखेंगे तो 6 6 और 4 10 हो जाएगा, 2 रखेंगे 12 और 4 16 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 18 और 4 22 हो जाएगा। तो यानी कि ये समीकरण आ गई 4। ठीक, कौन सी आ गई, 4। तो ये 4 आ गई, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम, क्योंकि सम आ रहा है मान। ऐसे हम रखते हैं पंचम। पंचम चरण में क्या रखेंगे, r बराबर 5 रखने पर। ठीक, तो यहाँ पर हम रखेंगे r बराबर 6q प्लस 5। अगर हम यहाँ पर देख लें q का मान 1 रखें, q का मान 1 रखें, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा ना q का मान कैसे रखते हैं 1। तो 6 6 गुणा हो जाएगी, और 5 21, अगर 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 और 5 17, यानी कि विषम ही संख्या आएगी। तो ये समीकरण 5 कौन सी आई, विषम, तो हम लिख देते हैं विषम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, समीकरण केवल कितनी आ गई, कुल समीकरण 3 ये 3 ये 4 ये, तो हमें विषम वाली देखनी है क्योंकि वो विषम ही पूछ रहा है। तो एक तो ये समीकरण शुरू से देखते हैं। तो देखिए एक विषम ये वाली आई थी, कौन सी, ये विषम, तो समीकरण 2, ठीक, याद रखना समीकरण 2 है एक विषम वाली। ठीक, अब हम चलते हैं और देखिए इधर विषम वाली समीकरण 2 उधर थी, और ये 3, और समीकरण 5। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, 3 व 5 से सिद्ध होता है समीकरण, समीकरण यहाँ पर हम लिख देंगे फिर बाद में, समीकरण 2, 3 व 5 से सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि, और जो क्वेश्चन में जो दिया होगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या थी, विषम पूर्णांक किताब में क्वेश्चन में दिया वही लिखना है। 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक, मैंने इसमें अधिकतर लोग रटवाते हैं, मैंने यहाँ रटवाने का कोई काम नहीं छोड़ा है, यहाँ आपके सामने सब सिद्ध किया है, और आप इसे रटे नहीं। ठीक, आप नोट्स कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आप अपनी किताब में पढ़िए, मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, या आप इसी में देख लीजिए। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, एनसीईआरटी का है, देख लीजिए। तीसरा सवाल ये था, अभी आपने पढ़ा, तो अगर आपके पास किताब है तो आप दोबारा पढ़िए उस प्रश्न को। तो देखिए, या वीडियो को बैक करके पढ़ सकते हैं आप उसी सवाल को। तो इसमें एक वर्ड आया है कि अधिकतम, यानी कि अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या
क्या है। तो अगर अधिकतम पूछे तो आप एक बात याद रखो, ऐसे सवालों में HCF निकालते हैं, यानी कि लासा, वो मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF लासा मासा निकालते हैं। अगर आ जाता है अधिकतम की जगह यहाँ न्यूनतम संख्या क्या होगी, उन स्तंभों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम के लिए निकालते हैं लासा और अधिकतम के लिए मासा, यानी कि HCF। तो 616 और 32 का HCF निकालेंगे, तो 616 और 32 का, ठीक। तो लेकिन इसमें 616 और 32 का HCF निकाल लेते हैं, 616 और 32 का। लेकिन इसमें ये नहीं दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है या किससे निकालना है। तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम 4th या 5th क्लास में निकालते थे, उससे भी निकाल सकते हैं। और जो मासा आएगा, HCF आएगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो चलिए हम इस वीडियो में तो उसी से निकालेंगे, किससे? प्रमेय से। अभी हमने सीखी है तो इसे सीखी हुई प्रमेय से ही काम करते हैं, तो इससे ही निकालते हैं। तो देखिए इसमें 616 बड़ा है तो 32 से भाग देंगे, तो 616 सबसे पहले लिखते हैं। कितने लिखते हैं? 616। तो 616 लिख लिए हमने यहाँ पर, और 32 से भाग देंगे, यहाँ पर भाग दे रहे हैं 32 से, ठीक। 616 में तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 11 में से 2 जाएंगे, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 5 में से 3 गए 2, ठीक। यहाँ पर इतना, ठीक। तो अब देखिए एक बार 32 अभी चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, ठीक। तो कितना हो गया? 18 के 8, 3 27 और 1 28, कितना बचा? 6 में से 16 में से 8 गए, 8 बचा। यहाँ 7 8 8 में से यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक। तो यहाँ पर 32 गुणा कितना लिखेंगे? 9, ये 9 19, कितना है ये? 19 प्लस आर की जगह कितना लिखा जाएगा? ये 8। अरे यार आपको ये वाली अभी तो प्रमेय बताई थी, वो तो याद होगी ना। देखो A बराबर BQ प्लस आर, तो A का मान ये है बड़ी संख्या, B का मान ये है 32 है, तो ये 32 लिख दिया, गुणा Q, और Q का मान कैसे निकालते हैं? भाग देगा, तो भाग दे के ये निकला, तो यहाँ लिख दिया 19 और प्लस 8, ये आर का मान कितना है? 8, तो ये वाला 8 यहाँ आ गया, ठीक। तो अब देखिए, अब यहाँ पर 32 ये कहाँ आ जाएगा? इधर, और ये 8 आ जाएगा यहाँ। अब 8 से 32 में भाग देंगे, इधर देखिए 8 चौक 32, तो यहाँ कितना आएगा? 4, और शेषफल कितना बचेगा फिर? 0। तो यहाँ कितना बचा? 0। तो कौन सी संख्या से भाग दी हमने? तो शेषफल 0 आया 8 से, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः स्तंभों की संख्या